हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे, जो है पर्यावरण। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इसी वीडियो से रिवीजन भी किया जा सके। यदि क्लास 6 के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि देख लिया है तो कम्युनिटी में जाके कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है ये फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका नाम जो शब्द है वो है एनवायरोनर। ठीक है, ये है फ्रेंच। इस फ्रेंच शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदी में होता है, इसका अर्थ होता है परिवेश, और इंग्लिश में होता है सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स का अर्थ होगा कि जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के जो आसपास का एरिया होता है वो सब कुछ हमारा पर्यावरण में काउंट होता है। ठीक, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसमें जो मेंशन है वो ये है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब उसमें क्या है, लोग भी शामिल हैं, स्थान भी शामिल हैं, वस्तुएं भी शामिल हैं और पर्यावरण भी शामिल है, प्रकृति भी शामिल है। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो सब कुछ किसी न किसी रूप में पर्यावरण में आता है। ठीक है, और इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 3 उसके कंपोनेंट में उसको डिवाइड किया जाता है। उसको भी देखते हैं। पहले देखते हैं कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन या रहने के लिए भूमि हमें मिलती है। ठीक, ज्योग्राफी को हम लोग 2 हिस्सों में 2 तरह से पढ़ते हैं। एक ये है कि प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मानव का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये 2 तरीके से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, विभिन्न तरीकों में ये एक तरीका है ज्योग्राफी को पढ़ने का। तो प्रकृति का मानव पर प्रभाव ये हम देखते हैं कैसे कि वो उसका जो सेटलमेंट है, उसका जो रहने का रहन सहन है, उसका खान पीन है, वो सब कुछ प्रकृति पर प्रभावित है। अगर हम देखें कि राजस्थान और यूपी और साउथ इंडिया या फिर जम्मू एंड कश्मीर, तो इन एरिया में इनका जो रहन सहन है वो अलग होगा, यहाँ के खाने की चीज़ें अलग होंगी। ठीक है, और उन लोगों का जो स्किन है, उन लोगों का जो बायोलॉजिकल जो जेनेटिक है वो भी चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर वो बहुत दिनों से वहीं पर रह रहे हैं तो इंसान के बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि पहाड़ी एरिया में जो लोग होते हैं उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मली मैदानी लोगों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि हाँ, प्रकृति पर मानव का जो प्रभाव है, ठीक है, वो क्या है। जैसे प्रकृति पर मानव का जो प्रभाव है, मानव जो अपना जो उसके परिवहन है, परिवहन से जो वायु पोल्यूशन होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है, और जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और जो मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, उनसे भी प्रकृति में मानव प्रदूषण करता है। उस प्रदूषण की वजह से हम लोग एक देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं चक्रवातों में तीव्रता हो रही है, और आए दिन चक्रवात आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है मानव का प्रकृति पर प्रभाव। अब पर्यावरण को जब हम विस्तृत रूप में देखते हैं तो उसके 3 घटक आते हैं। एक तो प्रकृति स्वयं, जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। दूसरा मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो भी चीज़ें निर्मित की गई हैं और जो हमारे आसपास हैं वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरा मानव स्वयं, मानवीय पर्यावरण होता है। ठीक है, मानव के द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है, जिसमें मानव, एक मानव और 2 दूसरे मानव के बीच में जो अंतरक्रिया होती है वो मानवीय पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण को देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में 4 भाग हैं। इसके 4 नहीं है, मेनली 3 है। स्थलमंडल, ये स्थलमंडल हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं
तो स्थल मंडल क्या होता है कि पृथ्वी के जो ऊपरी चट्टान और खनिज हैं उनसे जो मिलके पृथ्वी की ऊपरी परपटी है उसको हम लोग स्थल मंडल या स्थल कहते हैं, ठीक है। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का जो आवरण है जिसको पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखती है वो हमारा वायुमंडल है, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। तीसरा है जलमंडल। जल के जो विभिन्न रूप हैं जैसे कि जलवाष्प में और जल का तरल फॉर्म जैसे झील, नदी, इन सब में जो मिलता है, और बर्फ़ में जो हिम, ग्लेशियर और ये सब मिलता है, तो वो हमारे जल के विभिन्न रूप जो आते हैं वो सभी हमारे जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं और जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं और जीवन की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, तो वो एरिया जो है वो कहलाता है जैवमंडल, ठीक है। इसको सजीव मंडल या सजीव संसार भी कहा जाता है, ठीक है। अब मानव निर्मित में देखते हैं। मानव अपनी सुविधाओं के लिए उसने इमारतें बनाई, पार्क बनवाया, पार्क में वो घूमने टहलने एक्सरसाइज के लिए उसने पार्क बनवाया, पुल बनवाए, सड़क और रेल ये सब बनवाया, स्थल स्मारक बनवाए, ठीक है, और उद्योगों को बनवाया। तो ये जो भी चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं ये मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं, ठीक है। और तीसरा घटक है मानव स्वयं। तो मानव एक व्यक्ति के रूप में वो भी एक पर्यावरण का घटक है। जब वो परिवार में आता है तो परिवार के और लोग, माँ बाप और उनके बच्चे, ये आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तो ये पारिवारिक पर्यावरण कहा जाता है। और जब समुदाय होता है जैसे कि जनजाति समुदाय, ठीक है, और धार्मिक समुदाय जो होते हैं, इन सब के बीच में जो होता है अंतःक्रिया होती है वो सामुदायिक पर्यावरण में आएगा। धार्मिक समुदाय में जैसे हमारे हिंदू समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है और धार्मिक और अन्य समुदाय हैं, वो सब ये धार्मिक समुदाय में आएंगे। अब शैक्षणिक समुदाय क्या होता है? शैक्षणिक पर्यावरण में क्या कहेंगे? जैसे कि शैक्षणिक पर्यावरण जैसे कि हम लोग दिल्ली का मुखर्जी नगर देखते हैं, इलाहाबाद का जो सिविल सर्विसेज का जो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर अगर देखें तो वहाँ का शैक्षिक पर्यावरण बहुत सघन है एज़ कम्पेयर टू और जो क्षेत्र हैं, ठीक है। और अगर प्रदेश वाइज भी देखें तो बिहार का जो पढ़ाई का तरीका है, बिहार में जो पढ़ाने का स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो पूरी तरह तो नहीं, मतलब कुछ हद तक उत्तर प्रदेश से या अन्य प्रदेशों से डिफ़र करते हैं, ठीक है। तो वहाँ का शैक्षिक परिवेश उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक परिवेश से या साउथ इंडिया के शैक्षिक परिवेश से अलग अलग होगा, ठीक है। अब आर्थिक पर्यावरण को देखते हैं। ये भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो मानव करता है। जैसे मुंबई में है क्या, वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, और एज़ कम्पेयर टू यूपी, बिहार जहाँ पर लोग आगे कृषि में ज़्यादा कार्यरत हैं, तो वहाँ पर मुंबई में आर्थिक पर्यावरण ज़्यादा डेवलप है। राजनीतिक स्थिति, अब जैसे क्षेत्र है, क्षेत्रीय है, प्रादेशिक है और देश स्तर पर है, तो वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टीज़ अपना बहुत सारी राजनीतिक पार्टीज़ हैं। तो जो अलग अलग जोन में छोटे से लेके बड़े तक में जो राजनीतिक ताना बाना है वो वहाँ का राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक पर्यावरण में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण के भी दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं जीवी और दूसरे को बोलते हैं अजीवी, ठीक है। जीवी होता है जिसको बोलते हैं बायोटिक, और अजीवी जिसको बोलते हैं एबायोटिक, ठीक। बायोटिक को भी 3 हिस्सों में देखा जाता है, जैसे कि एक होता है पादप वर्ग, दूसरा हो गया जंतु वर्ग, ठीक है, तीसरा हो गया सूक्ष्मजीवी, ठीक है। अब सूक्ष्मजीवी में क्या आ गया? सूक्ष्मजीवी में हमारे हो गए अमीबा, पैरामीशियम, माइक्रोब्स जो भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सब सूक्ष्मजीवी में आएंगे। जंतु वर्ग में क्या हो जाएगा? शेर, चीता, ठीक है, और जिराफ और ये सब, ये हमारे जंतु वर्ग में आ गए। छोटे भी होते हैं, छोटे भी जंतु वर्ग में ही आएंगे। पादप वर्ग में पेड़ पौधे ये सब, ये हमारे पादप वर्ग में आएंगे। तो जो भी इन सब जो सजीव प्राणी हैं उनका जो संसार है वो सब प्राकृतिक में उनको पादप एवं जंतु बोलते हैं। तो ये जो है बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण का, ठीक है। अजीवी में क्या क्या आएगा? अजीवी में हम लोग इसको थोड़ा सा और ब्रॉड वे पे देखते हैं कि अजीवी में क्या क्या चीज़ें आएंगी।
अजीवी में क्या आएगा, एक होता है भौतिक कारक, ठीक है, जैसे भौतिक चीज़ें हो गई कि तापमान कितना है, ठीक, नमी कितनी है, ये सब भौतिक कारक में आएगा। रासायनिक कारक में क्या आएगा, रासायनिक में हमारे जैसे कि कार्बनिक हो गया, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये सब रासायनिक कारक में आ गए। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया जैसे भौगोलिक कारक है। भौतिक और भौगोलिक में थोड़ा सा अंतर है, इसको देखते हैं। भौगोलिक में जैसे हमारी मृदा हो गई, जल हो गया, वायु है, तो ये सब भौतिक पर्यावरण, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण का जो भौतिक कारक है उसके आयाम है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा किस में आएगा, भौतिक, रासायनिक कारक और ये भौगोलिक कारक, ये जो भी हैं ये सब बायोटिक में आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण ही पर्यावरण है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो अजीवी और जीवी दोनों परिस्थितियाँ शामिल हैं। और जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या होता है, उसमें मानव का जो परस्पर क्रियाएँ हैं, उसकी गतिविधियाँ हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई रचनाएँ हैं, जैसे पुल है, उद्योग हैं, ठीक है, इमारतें हैं, ये सब कुछ मानवीय पर्यावरण का भाग है। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे ये हमने देख लिया, प्राकृतिक पर्यावरण को देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। जीव जंतु कहाँ पे आएंगे, जलमंडल में, पेड़ पौधे स्थल मंडल में, वायुमंडल, जल मंडल, और ये भूमि स्थल मंडल का। तो ये तीन मंडल हैं, और तीन मंडलों का जो समागम होता है, उनका जो समुच्चय होगा, जिसमें तीनों होंगे, वो होगा जलमंडल। अब देखते हैं पृथ्वी की जो ठोस परपटी है, कठोर ऊपरी परत जो है, जिसको हम थलमंडल कहते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, चट्टानों व खनिजों से बनी होती है, एवं इसमें मिट्टी की पतली परत होती है, जिसको अवसाद बोलते हैं, उससे होता है, ठीक है। अब स्थल मंडल में क्या होता है, विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थलाकृतियाँ जैसे कि नदी हो गई, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब कुछ विभिन्न स्थलाकृतियों में ही काउंट होता है। तो इस तरह की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो समुद्र के अंदर भी प्राप्त होती हैं, हम लोग आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल हमारे लिए एक संसाधन की तरह काम करता है, क्योंकि इस स्थल मंडल पे हम लोग क्या अपना घर बना लेते हैं। स्थल मंडल में हम लोग जो वन होते हैं वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पे हम खाद्य संसाधन का सृजन करते हैं, मानव बस्तियाँ बनाते हैं, ठीक है। और यही जो स्थल मंडल है उसमें पठार में बहुत खनिज पाए जाते हैं, तो उनका जो खान होते हैं, खानों का निर्माण करके वहाँ से खनिजों का निष्पादन करते हैं, उनको निकालते हैं, निष्कासन करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक खनिज संपादन का एक स्रोत है, ठीक। अब ये फिगर आपने समझ लिया होगा, ये सिमिलर है ये वाला फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये लिथोस्फीयर स्थल मंडल, और ये हाइड्रोस्फीयर जो हमारा जल मंडल है, और ये एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल है, इसके बीच वाला ये बायोस्फीयर है जो ये है, ठीक है। अब जल क्षेत्र को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। पृथ्वी के चारों तरफ जो फैली वायु की परत है वो वायुमंडल है। गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ही वायुमंडल को थामे रखती है पृथ्वी, और सूर्य से झुलसाने वाली जो गर्मी होती है, हानिकारक किरणें होती हैं, वो उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो वो कौन सी हानिकारक किरणें को दूर करता है, ये ओजोन है जो हमारे यूवी रेस को रोकती हैं, ठीक। अब ये समझते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र वह एक तंत्र होता है जिसमें समस्त जो उसके जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और पर्यावरण के भौतिक, जो भी हमने डिस्कस किया, भौतिक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक कौन कौन से हैं उसके, जैसे तापमान है, नमी है। रासायनिक कारक है कि कार्बनिक है या कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है, एसिडिक है, क्षारीय है या अम्लीय है। ये सब आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद क्या होता है, वो जहाँ पर निवास करते हैं वहीं पर, ठीक है, और क्रिया करने के साथ साथ ये ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, जिससे स्थानांतरण से ही ये मतलब आपस में संबद्ध है। मतलब एक ये मान लो कि जैसे एक सिस्टम है, यहाँ पर एक जीव ये है, एक जीव ये है, एक जीव ये है, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये पेड़ है और ये हम लोग हैं, तो ये पेड़ क्या कर रहा है, CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और ऑक्सीजन को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक पारितंत्र का भाग है, ठीक है। तो हम आपस में भौतिक, रासायनिक और अन्य कारकों से
एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आपस में क्रियाएं करते हैं, परस्पर क्रियाएं करते हैं, और इन क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि हम लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ते हैं, आगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये घास है, इस घास को हिरन ने खाई, ठीक है, ये मान लो हिरन है, हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने खा लिया, ठीक। तो ये खाद्य श्रृंखला है। तो ये जो हमारी घास थी, इस घास को घास बनने के लिए, इसको ग्रोथ के लिए, इसको पोषक तत्व चाहिए जो उसने ज़मीन से लिए, और उसको जो सूर्य की किरणें चाहिए, पानी चाहिए, जिससे वो अपना जो ग्लूकोज बनाता है, अपना जो बायोमास बनाता है, उस बायोमास को उसने अपने संग्रहित किया। इसको किसने खाया? इसको हिरन ने खा लिया। अब हिरन भी अपना शोषण करता है, भागता दौड़ता है, तो उसमें कुछ अपनी एनर्जी उसने खर्च की, और जो भी बचा हुआ हिस्सा जो उसने अपना बायोमास में बढ़ाया, उसको शेर ने खा लिया। तो इस तरह से पदार्थ और ऊर्जा का भी संचरण होता रहता है, ठीक। अब मौसम और जलवायु में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक। अब देख लेते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हम लोगों ने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। तो इसका मतलब है कि मौसम जो है वो क्विक चेंजेस हैं। हम लोग बात करते हैं कि आज मौसम बहुत सुहाना है, तो मौसम जो सुहाना है वो ये है कि जैसे सुबह धूप निकली है, शाम को बादल आ गए, तो मौसम सुहावना हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मौसम जो है ये एक दैनिक है, ये दैनिक गतिविधि है, मतलब डेली एक्टिविटीज़ या मंथली एक्टिविटी में काउंट होता है। मंथली में जैसे मान लो कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब चेंजेस जो आएंगे वो हमारा मौसम परिवर्तन है मंथली। डेली में जैसे मान लो कि कड़ी धूप निकली हुई है, शाम को बारिश हो गई या बादल छा गए, तो ये डेली जो परिवर्तन होते रहते हैं, या मासिक जो परिवर्तन होते हैं, ये लघु परिवर्तन है, मतलब लघुकालिक परिवर्तन है। लघुकालिक परिवर्तन जो भी होते हैं वायुमंडल में, इनको बोलते हैं मौसम, ठीक है। जब ये दीर्घकालिक हो जाएगा, दीर्घकालिक मतलब 3 से लेके 35 साल का जो एवरेज लिया जाएगा, 30 से 35 साल का जो एवरेज अगर लिया जाएगा किसी मौसम का, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, तो ये कहा जाएगा कि वहाँ की जलवायु जो है उष्ण है और शीत है, या फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो वो वहाँ का एवरेज पैमाना होता है। तो जलवायु क्या हो गया? दीर्घकालिक हो गई, मौसम हो गया मौसम हो गया लघुकालिक, ठीक है। पादप और जंतु मिलकर जैव मंडल बना रहे हैं, सजीव संसार का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का वो संकीर्ण स्थान है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो जीवन को संभव बनाने के लिए तीनों चीज़ों का मिलकर परस्पर क्रिया करना जरूरी है, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम जो पारितंत्र होता है, ये बड़े से बड़ा हो सकता है और छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा जैसे महासागर भी हो सकता है, छोटा सा झील भी हो सकती है, छोटा तालाब भी हो सकता है, और एक आपका गमला भी हो सकता है जिसको आपने छोटा सा घर में पौधा लगा के अपने टेबल पे रखा है, वो भी एक पारितंत्र का काम कर सकता है। अगर इसमें जीवित एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कुछ जीवन है, कुछ पदार्थ, कोई पौधा या ऐसा लगा हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण, आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, ठीक। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि पेड़ पौधे जैसे CO2 को लेंगे और O2 देंगे, तो O2 हमारे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं, जीव जंतु जो हैं या मानव हैं उससे हवा लेते हैं, उससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंसानों के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक। पर्यावरण के बीच में संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारियों और आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, अंतरक्रिया जो होती है पर्यावरण की, वही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, ये सब छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, ठीक है। मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं। मानवीय पर्यावरण में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपना जो प्रारंभिक मानव, ठीक है, जो आदिकाल पे थे, वो क्या कर रहे थे, वो पूरा प्रकृति पर निर्भर थे स्वयं से, ठीक है। तो उन्होंने जो पेड़ पौधे से जो कंदमूल और ये सब लिया और फल से, उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता था। उसके बाद फिर मानव ने पर्यावरण को बदलना शुरू किया, पर्यावरण की चीज़ों को उपयोग में लाया, लकड़ी को काट कर उसने पहिया बनाया, और पहिए को बनाकर उसने काफ़ी दूर तक यात्रा की और बस्तियां बसाई,
ठीक है, फसल उगाना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। तो ये सब करने पर उसने प्रकृति की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना खुद का पर्यावरण तैयार किया। ठीक है, मानव विनिमय पद्धति का उस समय विकास हुआ इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि उस समय पैसा तो था नहीं, तो पैसा ना होने की वजह से जिसके पास जो चीज़ प्रचुर मात्रा में है उसको वो एक दूसरे को देकर उनकी आवश्यकता अनुसार अपना आपूर्ति करते थे। जैसे सपोज़ हम लोग गांव में देखे होंगे कि जो लोग सब्जियां वगैरह बेचने आते हैं, जिनके पास केवल सब्जी है, ठीक है, उनको गेहूं चावल लेना होता है, तो वो गेहूं और चावल के मतलब उनके बदले वो सब्जियां लोगों को देते हैं। तो उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय पद्धति। अभी तो रुपयों का आविष्कार हो चुका है, हर चीज़ की कीमत है, तो वो पैसे सब्जी दे के पैसे ले सकते हैं और पैसे को बाज़ार से लेकर बाज़ार पे देकर अपना गेहूँ और चावल जो भी है उनको ले सकते हैं। ठीक है, ये पैसे का फ़ायदा है। प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, अगर ये सही संतुलन नहीं होगा, जैसे मान लो कि हमारी जो हरियाली है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलता है, ठीक है, इनसे ही हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, मानो अपना खाद्य संसाधन जो उसका है, खाद्य संसाधन से वो वंचित रह जाएगा। ठीक है, एक सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक, और मान लो प्रदूषण करता है तो कब तक पेड़ पौधे उसका CO2 के लिए सिंक का काम करते रहेंगे। एक तो टाइम आएगा कि उनकी भी क्षमता से ऊपर CO2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग जो अभी हो रही है उसमें और तीव्रता हो जाएगी। ठीक, तो उनके बीच में सही संतुलन होना चाहिए। तो सही संतुलन होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुल ब्रिज और ये सब चीज़ें बनाना बंद कर दें और अपने पुराने ज़माने में चले जाएं जैसे आदिकाल में। ऐसा नहीं है। मानव को जो आर्थिक वृद्धि ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ वृद्धि का मतलब ये है कि मानव का जीवन जो है जितना सुविधाजनक होगा उतना ही मानव ग्रोथ करेगा। ठीक है, नई नई चीज़ों को इवॉल्व करेगा, नया बुद्धि का विकास होगा। तो उसके लिए आर्थिक वृद्धि के लिए हमें आर्थिक वृद्धि तो करनी ही करनी है, साथ में पर्यावरण के लिए हितकारी है उन संसाधनों का उपयोग करना है, ताकि हमारा पर्यावरण भी मेंटेन रह सके और मानव को सुविधाजनक चीज़ें भी मिल सकें। तो इन दोनों के बीच में संतुलन करना है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एक चैप्टर के आखिरी में पहुंच चुके हैं और इन प्रश्नों को उत्तर आप अपने आप कर सकते हैं, जो कि मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण पारितंत्र नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम कौन सा प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, मरुस्थल प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, ताल जो है, जो छोटे तालाब होते हैं वो मानव मेड होते हैं। ठीक है, कौन सा मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण को मैंने बताया कि मानव स्वयं, मानव हो गया, परिवार हो गया, उसका समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षणिक हो गया, ये सब जो है ये मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। तो धर्म हो गया, समुदाय हो गया, तो स्थल जो है ये किसका घटक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। ठीक, मानव निर्मित पर्यावरण मतलब मानव ने जो चीज़ बनाई, अब पहाड़ थोड़ी बनाया है मानव ने, समुद्र थोड़ी बनाया है, ये सब क्या है, प्राकृतिक। तो मानव ने सड़क बनाई, तो ये सड़क इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, या फसल वृद्धि है। इसमें जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी, लोगों के रहने के लिए ज़मीन चाहिए, लोगों को खाद्य संसाधन की आपूर्ति के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा और खेत बनाने पड़ेंगे। ठीक है, खेत बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि पेड़ों की जब कमी हो जाएगी तो CO2 का जो उत्सर्जन जो बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा। जो हम वायु प्रदूषण करते चले जा रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा। उसको नियंत्रित करने के लिए हमें पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। ठीक, तो जनसंख्या वृद्धि को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, ताकि हम पर्यावरण को और आर्थिक वृद्धि दोनों को ही संतुलित कर सकें। अब ये देखें, मैच द फॉलोइंग। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। जयमंडल क्या है, जयमंडल हमारे ये है, जयमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, सराउंडिंग जो है पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।